में हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो बीजिंग में आज जो गाड़ियां जो आप बेच सकते हैं वो उस पर भी उन्होंने रोक लगा दिया। आज उनके जो पॉलिसीज हैं उसके माध्यम से वो लोगों को हर रोज ये सूचित करते हैं कि प्रदूषण की मात्रा क्या है और उसके लिए क्या प्रिकॉशन वो लें, और उसके साथ साथ पोल्यूशन इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे गाड़ियों की संख्या कम करते हैं, फैक्ट्रीज को बंद किया जाता है और अगर चाहे तो स्कूल भी बंद हो जाता है ताकि लोगों को प्रोटेक्शन मिले। तो ये जो एक न्यू जनरेशन और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शन प्लान की जो बात है उसको आज हमें समझना होगा, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि आज दिल्ली में जो सेकंड जनरेशन एक्शन प्लान जो आज हमें चाहिए वो जितना जल्द हो सके बने और उसे हम इम्प्लीमेंट करें। पर्यावरण मामलों की जानकार अनुमिता रॉय चौधरी। ग्लोबल इंडिया में आगे, पाकिस्तानी पुलिस के हाथों में नया हथियार स्मार्टफोन। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। उसको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। इस साल के अंत यानी 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियान समाप्त हो जाएगा। यानी अभी जो 57,000 अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हैं वहां, उनमें से अधिकतर लौट जाएंगे और सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह से अफगान सैनिकों और पुलिसकर्मियों पर आ जाएगा। लेकिन बदलाव के इस महत्वपूर्ण दौर में चिंताएं भी सामने आने लगी हैं। ऐसे संकेत हैं
कि मौका देखकर तालिबान ने अधिकतर बाहरी इलाकों में फिर से पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। गोलियों की आवाज और सब ठहर जाता है। ये हेलमंद की मुख्य सड़क है। पुलिस जवाबी गोलीबारी करती है, एक ऐसे दुश्मन से लड़ती है जो यहां अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तालिबान ने इन गाड़ियों को पुलिस काफिले से भिड़ा डाला। ये पुलिसकर्मी हर सुबह नमाज के बाद उन बमों को खोजने निकलता है जिन्हें कहीं रात में सड़कों पर फिट करके ना छोड़ दिया गया हो। आज उसने 6 बमों को निष्क्रिय किया और ये जखीरा पुलिस की एक टुकड़ी ने 1 हफ्ते में पकड़ा। इनमें गोलियां हैं, आत्मघाती जैकेट और बम। अफगानिस्तान का हाल 2 साल पहले जैसा था, अभी उससे बदतर है। तब यहाँ सुरक्षा ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों के हाथ में होती थी। अब विदेशी सैनिक दूर दराज के इलाकों से हट चुके हैं। वे अब केवल कुछ सैनिक ठिकानों में दिखते हैं और इस साल के अंत तक वहाँ से भी निकल जाएंगे। ये ड्राइवर कहता है कि तालिबान शैतानी रूहों जैसे हैं और जब वो सफर पर निकलता है तो जब तक वो मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक खुद को जिंदा नहीं मानता। और ये अफगान पुलिसकर्मी एक ऐसे अड्डे से निकल रहे हैं जहां पिछले साल तक ब्रिटिश सैनिक रहा करते थे। वे उन रास्तों पर गश्त लगाते हैं जहां बार बार धमाके होते रहे हैं, पर उनकी पहुंच एक छोटे इलाके तक ही सीमित है। इस नहर के पार अफीम की इस साल की फसल दिख रही है। हेलमंद दुनिया में अवैध अफीम का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ अफगान पुलिस का जोर नहीं चलता। वो आधी अधूरी गश्त करके सुरक्षित जगहों पर लौट जाती है और तसल्ली भर के लिए बस एक पहाड़ी पर जाकर यूं ही गोलियां चला लेती है। मगर ऐसा नहीं कि चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं। अफगान पुलिस अब ज्यादा योग्य हो गई है। वो बमों को निष्क्रिय कर रही है, हथियार जब्त कर रही है, पर इसे शांति नहीं कह सकते। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सेना के मिशन को पूरा कहा जा सकता है? हम अब नहीं हारेंगे, चाहे जो हो, हेलमंद, कंदहार, कोई भी जगह हो, अब हमारे हाथ से नहीं निकल सकती। पर अफगान इतिहास कुछ और कहता है। वहाँ विदेशी सेनाएं आती जाती रही हैं। 1989 में रूसी सेना के निकलने के बाद वहाँ भारी लड़ाई छिड़ गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान सत्ता पर काबिज हो गए। चिंता ये है कि ऐसा इस साल भी हो सकता है। बीबीसी रिपोर्ट। और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने इस हफ्ते सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस यानी संसद के संयुक्त सदन को संबोधित किया। उन्होंने 5वीं बार ये भाषण ऐसे वक्त में दिया जब उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है। बीबीसी की वॉशिंगटन संवाददाता रजनी वैद्यनाथन के अनुसार ओबामा के घंटे भर के भाषण में नई बातें बहुत कम थीं। हालांकि ऐसे काम जो वो करना चाहते हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी थी। इनमें अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे सबसे अधिक थे। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता गैब्रियल गेटहाउस, जहां पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इनकी शुरुआत नवंबर में हुई थी जब राष्ट्रपति विक्टोर यानुकोविच ने यूरोपीय संघ के साथ समझौते से पीछे हटने का फैसला किया। जनवरी में विरोध हिंसक हो उठा जब सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए नए सख्त कानून बना दिए। विपक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और संसद के विरोध के बाद राष्ट्रपति ने प्रदर्शन विरोधी कानून को वापस ले लिया है। मिस्र में सैन्य नेतृत्व ने सेना प्रमुख अब्दुल फतह अल सीसी को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी है। काहिरा से बीबीसी संवाददाता ओरला गुइरन का कहना है कि उन्होंने पिछले साल मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हटाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके कारण लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वे चुनाव में खड़े हुए तो उन्हें जीत हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाल की गैंगस्टर फिल्में याद करिए। गुंडे अपराधी बड़े स्टाइल से मोबाइल फोन उठाते हैं और काम आसान हो जाता है। पर्दे के बाहर असल जिंदगी में भी अपराधियों ने मोबाइल का फायदा जरूर उठाया होगा और अब तो स्मार्टफोन का जमाना है। पता नहीं अपराधी इनका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पुलिस ने स्मार्टफोन को अपराध के खिलाफ अपना हथियार बनाने का फैसला किया है। डॉक्टर चीमा का ताल्लुक रिसर्च करने वाली एक संस्था से है। पिछले साल उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी जो अभी तक नहीं मिली है। मेरी थिंकिंग शुरू हुई कि कम से कम हम जो रिस्क ऑफ क्राइम है उसको तो मैप करना शुरू करें, और अगर हम रिस्क ऑफ क्राइम मैप करना शुरू करेंगे तो उससे फिर हम जो हाई रिस्क एरियाज हैं उन पे स्ट्रैटेजीज बना के उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर अली चीमा और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के जुर्म को रोकने के लिए एक ऐसी योजना पेश की
जिसमें मुजरिमों के बजाय उन इलाकों पर तवज्जो देने की बात की गई जहां जुर्म ज्यादा हो रहा है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में एक ऐसा सेक्शन है जहां टेक्नोलॉजी के जरिए आम आदमी की परेशानियों को हल करने पर काम होता है। यहां लाहौर पुलिस के लिए एक ऐसी स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनाई गई जिसमें वो जुर्म के बारे में डेटा दर्ज कर सकते हैं। बेसिक टूल बनाया है जिसके ऊपर जो क्राइम मैप हो रहा है वो आ जाता है। फिर हमने एक एंड्रॉयड फोन बेस हमने एक सिस्टम डिजाइन किया और हमने फिर उनको 4 थानों में पायलट किया। लाहौर के 83 थानों में बंदूक से जुर्म के खिलाफ लड़ने वाले पुलिस वालों को जुर्म के खात्मे के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस तरह उन्हें शहर में होने वाले जुर्म का अंदाजा हो रहा है। लाहौर में ये डेटा जब इस तरह से इकट्ठा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको क्राइम के क्लस्टर्स और पैटर्न्स जो हैं वो क्लियरली नजर आना शुरू हो गए हैं। और इसके लिए हमने एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स अरेंज करवाया था और उनकी ओरिएंटेशन भी करवाई। एक उनके लिए हमने मैनुअल और गाइडलाइन वो भी बना के दी और एक SOP भी डेवलप की है जो इसी मकसद के लिए है। इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब में स्मार्टफोन के जरिए डेंगू की रोकथाम का काम किया गया जो काफी कामयाब रहा। इस वक्त भी पंजाब अलग अलग मकसदों से 30,000 स्मार्टफोन खरीद रहा है। शमाइला जाफरी, BBC लाहौर। ग्लोबल इंडिया में आगे, नसीब में नहीं था जो हमको मेहनतकश मजदूरों की दर्द भरी मगर सुरीली कहानी। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत ले करके जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, OBCs, SC ST, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। नासा ने 11 साल पहले मंगल पर पानी का पता लगाने के इरादे से वहां 2 रोवर्स यानी 2 छोटे खोजीयान भेजे थे। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के ये रोवर मंगल पर उतरे, घूमे फिरे और तस्वीरें खींचकर भेजते रहे, जिनसे धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को अंदाजा मिला कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ये ग्रह नजदीक से कैसा दिखता है। इस अभियान की 10वीं वर्षगांठ पूरी होने पर वॉशिंगटन में उनकी भेजी तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मंगल के बारे में अक्सर उत्सुकता रहती है कि वो असल में दिखता कैसा है, और इसकी एक झलक मिलती है लाल ग्रह की इन तस्वीरों से, जिन्हें स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 रोवर्स ने भेजी हैं। ये खोजीयान 10 साल से मंगल पर घूम रहे हैं।
It's cold, it's dry today, but in the past, ये तस्वीरें मंगल ग्रह की अलग कहानी बयान करती हैं। आज वो ठंडा और शुष्क है, लेकिन पहले वो धरती की तरह गर्म और पानी से भरा हुआ था। ये तस्वीरें मार्स पर खोज की कहानी भी बताती है, सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी। अनजान ग्रह पर कई किलोमीटर तक कुछ तलाशने की दास्तान। नासा ने 2003 में मार्स पर खोजियान उतारने का अभियान शुरू किया था। मकसद था मंगल पर पानी के सबूत तलाशना, और सबूत मिले भी। नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में लगी इन तस्वीरों में चट्टानों की बनावट, धातु भंडार और सतह पर लहरों जैसे निशान दिखते हैं, जो सिर्फ पानी से ही पैदा हो सकते हैं। the image behind me is a stack of layered rocks. ये तस्वीर चट्टानों की परत की है, जो कि 40% सल्फेट सॉल्ट से बनी है। ऐसी चीज समुद्र के खारे पानी से बनती है जब वो भाप बन जाए और नमक छोड़ दे। ये चट्टान तो इतिहास की किताब की तरह कहानी बता रही है। हालांकि इस मिशन के 3 महीने तक चलने की उम्मीद थी, लेकिन स्पिरिट तो 6 साल तक चलता रहा और अपॉर्चुनिटी अभी तक जानकारी इकट्ठा कर रहा है। अब वैज्ञानिक और गहरे रहस्य को सुलझाना चाहते हैं। क्या कभी मंगल पर जीवन था? अगला रोवर जो कि 2020 में जाएगा, वो मंगल पर जीवन के बारे में पता लगाने की दिशा में होगा। हालांकि जीवन की संभावना पता लगाना मिशन का मकसद नहीं है, लेकिन वो इस दिशा में काम करेगा। और जैसे जैसे हमें पता लगता है कि मंगल ग्रह पहले काफी कुछ धरती से मिलता जुलता था, तो ये ख्याल कि वहाँ कभी जीवन था वास्तविक सा लगता है। मंगल पर जीवन की गुत्थी सुलझाने के लिए वहाँ से पत्थरों को लाकर टेस्ट करना होगा। मानव मिशन के बारे में भी सोचा जा रहा है। अगर मानव ने कभी मंगल पर पैर रखे तो ये तस्वीरें बेहद काम आएंगी। उन्हें ये जरूर पता रहेगा कि मंगल दिखता कैसा है, उसकी सतह कैसी है। BBC रिपोर्ट। और अब तकनीक की दुनिया की ताजा खबरें क्लिक में। पूर्व अमेरिकी जासूस एडवर्ड स्नोडेन द्वारा जारी दस्तावेजों से पता चला है कि ब्रितानी खुफिया एजेंसियां यूट्यूब, फेसबुक और ब्लॉगर के यूजर्स की जासूसी करती रही हैं। इन दस्तावेजों पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी GCHQ ने 2012 में उन फेसबुक लाइक्स और कमेंट्स की निगरानी की जो सार्वजनिक नहीं होनी थी। फेसबुक का कहना है कि ये पता चलते ही उसने अपना सारा डेटा एनक्रिप्ट यानी कूटबद्ध कर सुरक्षित कर दिया। तीनों कंपनियों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने GCHQ को अपना सर्वर एक्सेस दिया था। ये बात भी सामने आई है कि अमरीकी और ब्रितानी जासूसी एजेंसियां एंग्री बर्ड और अन्य मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए लोगों की कुछ जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही थी। वीडियो गेम कंसोल बनाने वाली कंपनी निंटेंडो ने Wii U कंसोल की कम बिक्री को देखते हुए ऐलान किया है कि वो अब हेल्थ प्रोडक्ट भी बनाएगी। कंपनी का इरादा ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट बनाने का है जो नॉन वियरेबल हों, यानी जिन्हें घड़ी या चश्मे की तरह पहनने की जरूरत न हो। हालांकि कंपनी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि इसका पूरा मतलब क्या है। मारियो कार्ट वीडियो गेम के चाहने वालों के लिए निंटेंडो ने ऐलान किया है कि मई में वो नया गेम खेल सकेंगे। 3D प्रिंटर बनाने वाली जानी मानी कंपनी स्ट्रेटेसिस ने पहली ऐसी मशीन बनाई है जो अलग अलग रंगों और पदार्थों वाली चीजों की भी 3D प्रिंटिंग कर सकती है। कंपनी का दावा है कि करीब $3.5 लाख का ये प्रिंटर पहले के मुकाबले आधा वक्त लेगा और ट्रिपल मिक्सिंग यानी विभिन्न रंगों, रबर और प्लास्टिक मटेरियल को मिलाकर किसी वस्तु का हूबहू 3D प्रिंट निकाल देगा। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह मेडागास्कर के सुनहरे मेढकों को बचाने के प्रयास और दक्षिण अफ्रीका में बंदियों ने बनाया अपना म्यूजिक बैंड। NRI प्रवासी भारतीय सुनते ही लगता है खाते पीते डॉलर पाउंड कमाने वाले विदेशों में रहने वाले भारतीयों की बात हो रही है, मगर विदेशों में भारतीयों का एक ऐसा तबका भी है जिनकी जिंदगी ऐसी रंगीन नहीं। खाड़ी के देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय मजदूरों की जिंदगी कैसी है, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम रहा है। मगर अब एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसे बनाने वालों को इन मजदूरों की जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला है। चकाचौंध से भरा दुबई, रंगीन रोशनी, ऊंची इमारतें। खाड़ी देश इस तरह की शान शौकत वाली जिंदगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ की एक हकीकत और भी है। वो मजदूर जो भारत, पाकिस्तान जैसे मुल्कों से यहाँ आकर मुश्किल हालात में काम करते हैं। इन्हीं मजदूरों की जिंदगी पर बनी है डॉक्यूमेंट्री कैंप का चैम्प। बुर्ज खलीफा जो वर्ल्ड टावर था, वो बिगेस्ट टावर है, उसमें मैंने बहुत काम किया है। बहुत हैवी काम है, स्टील का काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है। कभी कभी ऐसा लगता है हमारा कोई जिंदगी नहीं है। वतन छोड़ के अपना दूसरा देश में जाके कमाओ खाओ, ये मजबूरी है इंडिया लोग। यूँ तो इनके शिविरों में जाकर शूट करना मुश्किल माना जाता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में अंताक्षरी कंपटीशन और बॉलीवुड गानों के बहाने मजदूरों के जहन में झांकने की कोशिश की गई है।
नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। खाराई पो चलारी पोते तेनी खाराई पेन भूलेरी दोसे। उत्तर प्रदेश से आए राजेश 8 साथियों के साथ इस कमरे में रहते हैं। ये मेरा रूम बेड है, मैं इस पे मैं राजेश कुमारी से सोता हूँ। उनके नीचे है ये मिस्टर किशोर, केरला से हैं, केरला इंडिया से। इसमें कंपनी की तरफ से यह है कपाट, अपना रोजमर्रा यूज के वस्तुएं रखते हैं। अंताक्षरी में गाया हर गाना किसी न किसी मजदूर की कहानी कहता है। तूने पैसा बहुत कमाया, उस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है। निर्देशक महमूद कब्बूर को उम्मीद है कि इससे मजदूरों की स्थिति की ओर लोगों का ध्यान जाएगा। I think from that there is going to stem some improvements to the camps. उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मजदूरों के इन शिविरों में कुछ सुधार किया जाएगा। I really hope that certain myths around the camps are going to be debunked. ऐसा नहीं है कि इन कैंप्स में सिर्फ गम का माहौल रहता है। अंताक्षरी के जरिए शूट की गई ये डॉक्यूमेंट्री इन मजदूरों का जद्दोजहद ही नहीं, उनकी जिंदा दिली भी दिखाती है। कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ कौन। वंदना, BBC न्यूज। मैं हूँ डॉन। मुश्किलों के बीच गाते झूमते मजदूर। ग्लोबल इंडिया में इस बार इतना ही। पूरी टीम के साथ अपूर्व कृष्ण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। मुझको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा मार के लश्करे सब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे अक़लियतों, बिलखसूस मुस्लिम समाज के हालात के बारे में। इंतखाब करीब है और तमाम सियासी पार्टियों की नजरें कहीं न कहीं अक़लियती तबका यानी मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी रहती है और लगातार काफी अरसे से ये सिलसिला चलता आ रहा है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर गांधीवादी लीडर डॉक्टर रजी अहमद साहब। रजी साहब, ETV के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। रजी साहब गांधी संग्रहालय के सेक्रेटरी भी हैं और मशहूर अभी एक किताब आई है भारतीय उपमहाद्वीप की त्रासदी, सत्ता, सांप्रदायिकता और विभाजन के नाम से। उर्दू में भी इसका तर्जुमा हो गया है। पहला सवाल रजी साहब कि ये सवाल काफी पुराना है कि अक़लियती आबादी और इंतखाब और वोट बैंक का मसला और अक़लियतों की मुश्किलें, आपकी किताब भी आई है, उर्दू में भी इसका तर्जुमा हो गया है, मसाइल अभी भी हल नहीं हो पाए हैं, क्या कहेंगे? ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये 65 वर्षों के बाद भी अभी इस मसले के ऊपर अभी हम एक इंसाफ
मुनसिफाना जो है रवैये का इंतजार किया जा रहा है। हमारी किताब इसी सिलसिले को वजाहत करते हुए सामने आई है, जिसका 2 अक्टूबर को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने उसको जो है उसका लोकार्पण किया। ये सवाल आज 65 वर्षों के अंदर ये सवाल मुसलमानों का ही, जो मुसलमान यहाँ की 18 से 22% आबादी है, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो जिसको कहेंगे ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है। ये मुसलमान भी वैसे ही यहाँ के शहरी हैं जिस तरीके से गैर मुस्लिम है या हिंदुस्तान की 125 करोड़ आबादी का ये 12 से 18 कहीं 22% आबादी है। और इनके बारे में, इनके मसाइल को भी उसी दायरे में हल किया जाना चाहिए था जिसको डिफाइन करता है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। लेकिन मसला जो है कहीं न कहीं सियासत में उलझ जाता है। आजादी से पहले भी ये मसला था और उसकी बुनियाद पर बहुत ही एक ट्रेजेडी हम लोग के दौर से हम लोग को गुजरना पड़ा। इस मुल्क का बंटवारा हो गया और वो किन हालात में ये मुल्क का बंटवारा हुआ और उसके बाद बंटवारे के बाद वो जख्म जो है अभी भी हरा है, उसकी वजह क्या है। असल हमारी किताब का वो जुस्तजू वही थी कि आने वाले दिनों में आजाद हिंदुस्तान, जिसको 21वीं सदी के चैलेंजेस सामने हैं, यहाँ की आबादी इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय यहाँ एक मैच्योर लीडरशिप की, क्योंकि लीडरशिप ने यहाँ की आबादी को वोट बैंक की हैसियत से देखा। उसमें आप देखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वी द पीपुल ऑफ इंडिया एक जगह स्टैंड करता है और उसी के साथ हु इम्प्लीमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन, इसी बीच में हिंदुस्तान की ये 125 करोड़ आबादी है। कहीं पर देखेंगे कि वो माइनॉरिटी का सवाल खड़ा हो जाता है, कहीं पर जात के नाम पर राजनीति हो रही है और सबसे खतरनाक है वो धर्म की राजनीति की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान एक बार बढ़ चुका है। इसलिए तारीख को अगर खंगालें तो 1857 से पहले फिरकावारियत का लफ्ज लोगों के कानों तक नहीं पहुंचा। नहीं, 1800 और कहीं हंगामा और दंगा भी नहीं हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी बनी, अंग्रेज जब यहाँ आके जम गए, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के जो है वो जो तयशुदा पॉलिसी जो थी मैकॉले सिस्टम, उसकी बुनियाद के ऊपर चलते हुए सवाल सबसे अहम मुद्दा ये है कि ठीक है अंग्रेजों ने जो है ये सबको मालूम है कि वो तकसीम करने की नीयत से और उस पॉलिसी के तहत उसने काम किया, लेकिन आजादी के बाद जो इतने टॉप क्लास के जो लीडर रहे या आज हैं, आज भी कहीं न कहीं वो सिलसिला बरकरार है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि 65 वर्षों का जो इतिहास हमारे सामने, जो तारीख हम देखते हैं, और यही नहीं, इसमें बड़े बड़े जो है कमीशन बहाल हुए, कमीशन इन हालात को जानने के लिए कमीशन बहाल हुए। उसमें जब आप देखेंगे तो लगेगा कि इस तबके के साथ, खासतौर से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती रही है और अब वो सिलसिला रुकता नहीं है। वोट का जब सवाल आता है, जब वो इलेक्शन का वक्त आता है, तो इनके बारे में बहुत हमारे नेताओं के दिल में वो पेट में दर्द होने लग जाता है, और जब वोट का मसला खत्म हो जाता है फिर वो जहां थे वहीं पर थे। और इसका नतीजा ये होता जा रहा है कि नई नस्ल, अब तो वो पीढ़ी है नहीं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी या आजादी के दौर का वो था, आजादी की लड़ाई के बाद तीसरी पीढ़ी है, उसके अंदर जो मुसलमानों के अंदर जो जिस तरीके से साइकोलॉजिकल जो उस पर प्रहार हो रहा है, हमले हो रहे हैं, उसका नतीजा हिंदुस्तान के अच्छा सामने नजर नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी आबादी अगर अपने को उपेक्षित फील करे, अपने को नजरअंदाज किया फील करे, वो एक साइकोलॉजिकल केस बन के रह जाए, तो वो किसी भी मुल्क के लिए एक अच्छा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन आज का यंगर जनरेशन काफी खुद एतमाद भी है, कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज्यादा है। अगर इस सियासत से बाज रहे लोग या फिर जो है वोट बैंक की पॉलिसी का हिस्सा न बने हो, तो काफी हद तक उनमें डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको 22% की आबादी का के रिसोर्सेज को आप अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे उचित तरीके से, तो वो तो इसके अंदर है, और वो उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर जो है जिस तरीके से ए के अंदर है वैसे बी के अंदर है। वो हिंदुस्तान उसी हम आब हवा के वही परवरदा है, उसी आब हवा, उसी स्कूल, उसी कॉलेज की वही पैदावार है। अगर उनके साथ ये जो है अगर आप तस्खीस कर देते हैं, उसको अलग कर दिए, देखिए वो हिंदुस्तान के बेहतरीन क्या अभी हो रहा उस मतलब नहीं, अगर हो रहा होता तो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती, हो रहा होता तो कुछ दिनों के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट नहीं होती, फिर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई, और सच्चर कमीशन में या जितने ये होते गए उसमें आप देखेंगे जो उनके रिकमेंडेशंस है, अभी तो सच्चर कमीशन जो है सही तरीके से पार्लियामेंट में बहस में भी नहीं आई है। रिकमेंडेशन का तो सवाल बाद में आता है, बस इलेक्शन के वक्त में उसके कुछ सफे को हम लोग उलटते हैं पलटते हैं। आप गौर करेंगे कि जब आजाद हिंदुस्तान में 61 में सबसे पहले जबलपुर में कॉमन राइट हुआ, बड़े पैमाने पर कॉमन राइट हुआ, कमीशन बहाल हुआ, और उसी वक्त नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भी बना था, उसी वक्त बना था।
उसके बाद हर साल नेशनल इंटीग्रेशन के काउंसिल की जो है 1 साल 2 साल को मीटिंग होती रही। हर पूरे मुल्क के सारे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उसके मेंबर हुआ करते रहे, कंसर्न सिटीजन होते रहे, उसके रिकमेंडेशन हर साल आते रहे, लेकिन उस पर किसी पर अमल नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि एक बड़ा सेक्शन जो मुसलमानों का है, जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी मुसलमान है,